मित्रों का हमारे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक सिंदूर की होली। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में प्रकाशित एक समस्यात्मक नाटक है जिसमें 3 अंक हैं और यह इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि विचारकों से प्रभावित होकर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा था। इस नाटक को पढ़ने से पहले हम इसकी पढ़ने की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपको हिंदी साहित्य पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपकी पकड़ साहित्य में बनी रहे। लेकिन इसका एक उद्देश्य यह भी है, चूँकि नेट और यूपीएचईएससी हायर की परीक्षाओं में परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह नाटक सम्मिलित है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अभी हाल ही में नेट की परीक्षा हुई है। उस परीक्षा को देखते हुए हमें यह समझ जाना चाहिए कि परीक्षा प्रणाली में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। पहले जो प्रश्न सीधे सीधे बन जाते थे, अब उन्हें बहुत ही घुमा फिरा कर पूछा जाने लगा है। प्रश्न सरल ही होते हैं, लेकिन यदि हमें नहीं आते तो सरल से सरल प्रश्न भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। जैसे कि कई बार पहले जो परीक्षाओं में पूछा जाता था, डायरेक्ट कोई कथन लिखा है, यह किसने कहा है, किससे कहा है, या फिर यह किस नाटक से लिया गया है, इतना ही पूछा जाता था। लेकिन अब जो नाटक पर अर्थात हमारे जो पाठ्यक्रम में पाठ्य लगे हुए हैं, उनसे जो प्रश्न बनते हैं उनमें बहुत ही डिटेल में अंदर गहराई में उतरकर प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में परीक्षा जो हुई थी उसमें मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन उसमें सुना है कि बहुत ही डिटेल में प्रश्न आए थे। 1-2 प्रश्न मैंने देखे भी हैं, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण मिश्र के सिंदूर की होली से प्रश्न आया था वो भी मैंने नहीं देखा, मेरी आंखों के सामने से भी नहीं गुजरा है। तो उसमें मैंने सुना है कि जो प्रश्न बना था उसमें पूछा गया था कि जो घटना है यह किस समय पर हुई है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है यह किस समय पर हुई है और इसका जो घटना चक्र चल रहा है इसके पीछे या इसके बैकग्राउंड में कौन था, यहाँ पे कौन कौन उपस्थित था। कई बार पिछली बार पूछ लिया गया था बच्चन जी की आत्मकथा में कि बच्चन जी के जो पिताजी हैं वो किस तरह के व्यक्ति थे, वो जो अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ते थे वो किस तरह से पढ़ते थे, ऊंचे स्वर में या मध्यम स्वर में। तो इस तरह से भी प्रश्न बनने लगे हैं परीक्षाओं में। और क्यों बनने लगे हैं? क्योंकि जो नेट का पाठ्यक्रम है और उसका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। हर परीक्षा में कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है और पेपर पहले ये होता था कि यदि आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर लेते हैं, उनको अच्छे से ढंग से पढ़ लेते हैं, तो आपका संभावना बन जाती थी कि आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इस वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए परीक्षाओं का जो लेवल है, स्तर है, वो भी बहुत उच्च से उच्चतम होता जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पढ़ाई चालू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली अगली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए चलते हैं अपने सिंदूर की होली पर। सिंदूर की होली पढ़ने से पहले किसी भी, केवल सिंदूर की होली नहीं बल्कि किसी भी नाटक या किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले आप उसकी भूमिका अवश्य पढ़िए, क्योंकि भूमिकाओं से प्रश्न नेट हो या कोई भी प्रश्न पत्र हो, हायर का भी हो, उसमें बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम भूमिका पढ़ते हैं ताकि हम इस जो नाटक है सिंदूर की होली, इससे अधिक समीपता का अनुभव कर सके। तो आइए चलते हैं सिंदूर की होली भूमिका। हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमज़ोर और शिथिल है। यह जो भूमिका लिखी गई है, यह भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है, सबसे पहले हम यह देखते हैं। तो यह भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी DSc
इनके द्वारा लिखी गई है, रामप्रसाद त्रिपाठी के द्वारा। तो इन्होंने कहा है इसमें कि हिंदी साहित्य के जो नाटक हैं वह किस तरह से अभी तक कमज़ोर और शिथिल है। हिंदी नाटकों का आरंभ एक प्रकार बाबू हरिश्चंद्र से ही हुआ। भारतेंदु काल के नाटककारों में लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी इत्यादि हैं। उन सज्जनों ने देश की धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के दूसरे अंगों के सोचने अथवा प्रकाश डालने को उनको अवसर ही न रहा। उनके नाटकों के विषय प्रायः ऐसे थे जिनकी ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था। इसी ध्येय को रखकर उन्होंने ऐसे नाटकों की रचना की जिनके द्वारा हिंदू जनता में स्वाभिमान, वीरता, धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हों अथवा मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, छूत, वैश्यानुराग आदि दोषों की ओर से घृणा जागृत हो। जो कुछ मौलिक कृतियों उस समय से हुई वे प्रायः उपर्युक्त ध्येय के साधना अथवा केवल मनोरंजन के निमित्त हुई। इसके अतिरिक्त अनुवादों की भी धूमधाम रही। संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला के नाटकों का अनुवाद किया गया। भारतेंदु के समय से आज तक नाटक रचना उपर्युक्त ढंग से होती रही। अंग्रेजी नाटकों की छाया यद्यपि उनके समय में ही पड़ने लगी थी, किंतु धीरे धीरे उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर रचना करना हमारे नाटककारों का आदर्श हो गया। इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक कंपनियों और द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों ने खूब दृढ़ और वेगवती बनाया। हाँ, कुछ लोग संस्कृत शैली का अनुकरण करते रहे और आवश्यकता अनुसार उसको काट छांट कर उसका प्रचार करते रहे। संस्कृत शैली की संरक्षा करने वालों में स्वयं बाबू हरिश्चंद्र और आजकल श्री जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख हैं। तथापि अंग्रेजी शैली की जैसी उन्नति हुई वैसी संस्कृत की नहीं, प्रत्युत उसका ह्रास ही होता रहा। जिस समय भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नाटक बढ़ने लगे थे और हिंदी संसार में शेक्सपियर की आराधनता हो चली थी, उसी समय यूरोप में शेक्सपियर का युग समाप्त हो रहा था। सन 1875 में इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ कर दी। 20 वर्ष तक अपने नाटकों द्वारा उन्होंने ऐसा आंदोलन किया और ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि जिसके कारण शेक्सपियर के प्रभाव क्षीण हो गया और नए युग का आरंभ हुआ। इब्सन पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। केवल मनोविनोद के लिए काल्पनिक रचनाएं करना, जिनका जीवन से वास्तविक संबंध नाम मात्र के लिए ही था, उसने व्यर्थ ही नहीं किंतु हानिकारक समझा। उसने मनोरंजन को बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान रहने दिया। इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य का व्यक्तित्व और व्यक्तिक जीवन और आचरण बड़े ही महत्व का विषय है, क्योंकि व्यक्तिक जीवन की सुंदरता पर समाज और सभ्यता की उन्नति अवलंबित है। उसकी दूसरी धारणा यह भी थी कि सबसे सोचनीय और संहारक प्रवृत्ति वह है जो प्रेम की अवहेलना और तिरस्कार करने वालों या दबाने वाली हो। उसके बराबर कोई दुख नहीं, वह तो साक्षात आत्मघात है। व्यक्ति और समाज के पारंपरिक घात और प्रतिघात में इब्सन ने अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी। उन दोनों के द्वंद्वों का चित्रण उसने बड़ी मार्मिकता, कुशलता, प्रवीणता के साथ किया। अपने नाटकों द्वारा उसने यूरोपीय साहित्य और समाज की निद्रा भंग कर दी। नाटक रचना शैली, नाटकों के विषयों और आदर्शों का उसने रुख ही बदल दिया। इब्सन के विचारों से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी नए नए नाटककार उठ खड़े हुए। चारों ओर आंदोलन फैल गया।
नाट्य कला की पुरानी पद्धति जिसका आदर्श काल्पनिक चित्रण, बनावट, सजावट और इन प्रकारों केवल मनोरंजन ही था, लोगों को अरुचिकर प्रतीत होने लगी। बनावटी बातचीत, तुकांत वाक्यों, रचना की कृत्रिमता से लोग ऊब उठे। दिनों दिन यह विचार बढ़ने लगा कि नाटकों का लक्ष्य सामाजिक जीवन और समस्याओं का विवेचन ही होना चाहिए। अतएव जीवन की वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालने और सुलझाने के लिए नाटक लिखे जाने लगे। उनमें वास्तविकता, यथार्थ बोधता और सत्यता को गहनता बढ़ने लगी। जिस प्रकार नाटकों का लक्ष्य बदलने लगा, उसी प्रकार नाट्य कला में भी परिवर्तन होने लगा। कृत्रिमता, तड़क भड़क, सजघट, चटपटी पर वागाडर को छोड़कर लोग स्वाभाविकता, सरलता और तत्वानुसंधान की ओर बढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि नए ढंग की नाट्यशालाएं और रंगमंच बनने लगे। यह आंदोलन फ्रांस में ओत्तवान और रूस में स्टेनिस्लावस्की ने जोरों के साथ किया। इसी काल में इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ का हुआ। उसने भी नैसर्गिक जीवन और ईश्वरीय आराय का तारतम्य समझाने एवं उसका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके नाटकों में भी सामयिक समस्याओं और सामूहिक अथवा व्यक्तिगत प्रश्नों पर सहानुभूति पूर्वक प्रकाश डालने एवं पथ प्रदर्शन का प्रयत्न पाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ का उत्थान कहाँ हुआ या बर्नार्ड शॉ की जन्मभूमि कहाँ है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि इंग्लैंड में है। और यहाँ पे आप जो इब्सन हैं या बर्नार्ड शॉ हैं, जो पश्चिमी विचारक हैं जैसे कि स्टेनिस्लावस्की हैं या ओत्तवान हैं, तो इन सब का भी ओत्तवान जैसे कहाँ के हैं तो फ्रांस के हैं, रूस के स्टेनिस्लावस्की हैं, इब्सन कहाँ के हैं, बर्नार्ड शॉ कहाँ के हैं, इनका जन्म स्थान ये ज़रूर लिख लीजिएगा। और इन सब की विचारधारा को आपको समझना चाहिए, इन सब की विचारधारा क्या कह रही है। हालांकि मैं अभी पूरी पढ़ लूँगी जब भूमिका, तो मैं थोड़ा सा बताऊँगी आपको, लेकिन आप भी समझते चलिएगा। इसी काल में उसने भी हम कहाँ पे थे, उसके नाटकों में भी सामयिक समस्याओं और सामूहिक अथवा व्यक्तिगत प्रश्नों पर सहानुभूति पूर्वक प्रकाश डालने एवं पथ प्रदर्शन का प्रयत्न पाया जाता है। उसको भी आदि में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उसके नाटकों का अभिनय करने के लिए साधारण नाटक समितियों जो व्यापार की दृष्टि से ही नाटक करती हैं तैयार ना थीं। कुछ नाटकों का अभिनय सरकार द्वारा मना कर दिया गया था क्योंकि वे कुरुचिपूर्ण समझे गए। उसके एक पुराने मित्र आर्चर ने तो उसे यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि उसमें नाटक रचना की शक्ति, क्षमता और योग्यता ही नहीं, अतएव अनधिकार चेष्टा का परित्याग करके उसे और कोई काम उठाना चाहिए। किंतु वे अपनी टेक पर जमे रहे और धीरे धीरे उनका सिक्का इंग्लैंड से ही नहीं किंतु यूरोप और अमेरिका में भी जम गया। ये किसके लिए बात की जा रही है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो बात की जा रही है यह बर्नार्ड शॉ के बारे में बात की जा रही है। तो आपको बर्नार्ड शॉ के जीवन से जुड़ी एक बात पता चल गई। आप कभी भी जब साहित्य विमर्श पर चर्चा करेंगे या बर्नार्ड शॉ साहित्य विमर्श में बर्नार्ड शॉ पर चर्चा करेंगे तो आपको यह बात याद आनी चाहिए। किंतु वे अपनी टेक पर जमे रहे और धीरे धीरे उनका सिक्का चलने लगा। यहाँ तक सन 1926 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। आपको यहाँ पे एक और बात पता चली कि बर्नार्ड शॉ को 1926 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके नाटकों का शिक्षित समुदाय में बड़ा आदर होने लगा और उनमें अभिनय करने के लिए समितियों और नई नाट्यशालाएं खुल गईं और नाट्य कला की परिपाटी बदलने लगी। जब पहल कोई नई चीज़ उभर कर आती है तो उसको बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे जो मतभेद हैं या विरोध हैं उनको झेलने ही पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी विधा हो या कोई भी नई चीज़ शुरू करने की जो प्रारब्ध में ही उसको झेलने पड़ता है सभी कुछ। बाद में तो
विस्तार पा जाता है वो ना। यद्यपि गत यूरोपीय महासमर के कारण जनता की रुचि में कुछ परिवर्तन और विकार उत्पन्न हो गया, किंतु इस पर भी इब्सन, बर्नार्ड शाह आदि का प्रभाव शिक्षित समुदाय पर वैसा ही जमा रहा। पाश्चात्य देशों की इस प्रवृत्ति का हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। यूरोपीय ढंग की शिक्षा, आवागमन और विचार विनिमय की सुगमता के कारण साहित्य में आदान प्रदान और व्यापकता बहुत बढ़ गई है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक अंग पर यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा है। नाटक और नाट्य कला उससे बची नहीं रह सकती। नवीन शिक्षा और दीक्षा के कारण शिक्षित समुदाय सतर्क, मननशील हो रहा है। बुद्धि तत्व का प्राधान्य होता जा रहा है। अतएव उन नाटकों का जिनमें बुद्धि तत्व, नैसर्गिकता, स्वतंत्रता आदि गुणों का समावेश है, उत्तरोत्तर ग्राह्य और आदरणीय होना अवश्यभावी है। कपोल, कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद से आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे वे कितने ही सुंदर हों और मनोरंजक क्यों ना हो। प्राकृतिक जीवन का मानसिक प्रकाश में अनुसंधान करना और जीवन को तदनुसार नियंत्रण करना ही इस युग का ध्येय हो रहा है। रूढ़ियों की जंजीरों को, चाहे वे लोहे की हों या सोने की, चाहे उन पर धर्म, समय, समाज और अतीत सभ्यता की छाप क्यों न पड़ी हो, तोड़ना और साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता और नैसर्गिकता की नींव पर रचना करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्ष्य है। ये बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ये भी यहाँ से निकली हैं। और यह पंक्तियाँ आप नोट कर लीजिएगा जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये कई बार भूमिकाओं से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप यह पंक्ति ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बहुत ही वैसे भी ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है और आपको नोट करना चाहिए। रूढ़ियों की जंजीरों को, चाहे वे लोहे की हों या सोने की, चाहे उन पर धर्म, समय, समाज और अतीत सभ्यता की छाप क्यों न पड़ी हो, तोड़ना और साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता और नैसर्गिकता की नींव पर रचना करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्ष्य है। प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अप्रतिबद्ध जीवन की प्राप्ति ही नवीन युग का आदर्श है। यह आदर्श काल्पनिक नहीं है, इसमें प्रकृति की तथ्यता, सत्यता और मानुषिक जीवन की वास्तविक अनुभूति का अपार कोश संचित है। अतएव इसका भविष्य आशामय और मंगलमय प्रतीत होता है। संभव है कि कुछ लोग इस मत को स्वीकार ना करें, उसको भयावह और नाशक समझें। उन्हें इसमें अनियंत्रित स्वतंत्रता और नृत्य दिखाई पड़े, किंतु संसार चक्र की गति इसी ओर है, जगनीयता इसी और संसार को ले जा रहा है। बुद्धि उसका समर्थन कर रही है और प्रकृति उसको उत्तेजना दे रही है। भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इसको कौन कह सकता है, किंतु अभी तो उसका मार्ग प्रशस्त और उज्जवल दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण भी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि प्रमुख नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने पूर्व प्रकाशित नाटक मुक्ति का रहस्य की भूमिका में उन्होंने अपने विचार जोरदार शब्दों में स्पष्ट कर दिए हैं। आप कहते हैं कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। हिंदी के समालोचकों को लक्ष्य करके आप लिखते हैं, इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला के भीतर सबसे पहले यह खोजने लगते हैं कि इन चीज़ों में लोकहित का उपदेश या सदाचार की व्याख्या कहाँ और किस रूप में हुई है, किंतु इन बातों से कला का क्या संबंध। कलाकार इस तरह का उपदेशक तो नहीं है। वह जो कुछ भी कहना चाहता है उसके निजी प्रयोग की बातें होती हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन बातों का सवाल तो यहाँ नहीं उठता। यहाँ तो जो है कला अनंत सहानुभूति है, जिसकी एक एक नज़र में कल्याण की दुनिया बसती चलती है। कला के बारे में कह रहे हैं
इसलिए जिंदगी की कोई भी संकीर्ण परिपाटी, धर्म या सदाचार की कोई भी निश्चित कसौटी, साहित्य और कला की कोई भी प्रभावशालिनी व्याख्या आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना यही नहीं कि व्यक्तिगत विकास में बाधा डालेगी, एक प्रकार से घातक भी होगी। तत्वतः ये बातें ठीक हैं, किंतु इनको व्यवहारिक बनाने में अनेक उलझनें और कठिनाइयां हैं। युवक मिश्र जी भी उनका अनुभव करते हैं, जैसा कि उनकी उपर्युक्त भूमिका से प्रतीत होता है। इन समस्याओं का हल करना सरल काम नहीं, अतएव कोई आश्चर्य नहीं कि वे भविष्य के निहार से आक्रांत हैं। मिश्र जी के नाटकों में ना तो अनेक पात्र हैं, ना गाने या कविता पाठ की सामग्री और ना अनावश्यक दृश्यों का परिवर्तन। यहाँ पे सीधे सीधे बात मुझे लग रहा है जहाँ तक कही जा रही है तो जयशंकर प्रसाद के बारे में की जा रही है, क्योंकि उनके ही नाटकों में अनेक पात्र होते हैं और गाने भी होते हैं, कविताएं भी होती हैं पाठ की सामग्री में। और दृश्य परिवर्तन जो हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त नाटक में है, दृश्य परिवर्तन बहुत अधिक हुए हैं, इतने अधिक कि उसके बेस पे, उसके बिहाफ पे जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, वो यह कहते हैं कि जो प्रसाद के नाटक हैं वो रंगमंचता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, मतलब और वो रंगमंच पर खेले नहीं जा सकते हैं। स्कंदगुप्त में बार बार परिवर्तन, जो देश काल है, वातावरण है, उसका परिवर्तन होने, दृश्य हैं, उनके परिवर्तन के स्वरूप आज तक वो रंगमंच पर नहीं खेला जाता है। हालांकि उस पर आज के ज़माने में डिजिटल युग आ गया है और उस पर हम मूवी, अच्छी खासी मूवी बना सकते हैं, लेकिन वो रंगमंच पर खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नहीं कि उसमें विभिन्न देश काल, व्यवस्थाओं और घटनाओं को विभरती हो। आधुनिक यूरोपीय शैली के अनुकूल उनमें गिने चुने आवश्यक पात्र हैं और व्यापार भी सुसंगत और सुनियंत्रित। आपके कुछ शुरू के नाटकों में कहीं कुछ अनावश्यक बातों के विस्तार का दोष आ गया था, किंतु वह अब धीरे धीरे जा चुका है। उपयुक्त विशेषताएं प्रस्तुत नाटक सिंदूर की होली में भी हैं। उनमें रंगमंच की रचना और उसके संचालन के संबंध में भी सुगमता की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया गया। नाटक का समय थोड़ा है, घटनास्थल भी एक ही है, केवल थोड़ा सा ही हेरफेर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि नाटक का जो समय है वो थोड़ा सा है और घटना स्थल भी एक ही समय में केवल थोड़ा सा हेरफेर है। इसके पात्र भी 5 या 6 हैं। प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक का विकास अपने अपने ढंग का है, प्रत्येक की भावना और उसके व्यक्तित्व का ही चित्रण सहानुभूति पूर्वक किया गया है। यहाँ तक कि मुरारी लाल का भी चित्रण सहानुभूति शून्य नहीं। मनोरमा और चंद्रकला दोनों शिक्षित स्त्रियां हैं, उनमें कोमलता, सहिष्णुता और उच्चादर्श है का अद्भुत सम्मिश्रण है। दोनों में अनुराग और त्याग का चमत्कार है। चंद्रकला ने प्रेम का जो आदर्श रखा वह पौराणिक चित्रों से कम नहीं। मनोरमा ने दूसरा आदर्श खड़ा करने का प्रयत्न किया, किंतु मनोज शंकर ऐसी विक्षिप्त दशा में था कि वह उससे सहयोग न कर सका। दोनों चित्रों का सूक्ष्म भेद नाटक रचयिता ने चंद्रकला के द्वारा कहलवा दिया। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। दूसरे अंक में मनोरमा और मनोज शंकर और तीसरे अंक में चंद्रकला और मनोरमा का वार्तालाप ओज और विचारपूर्ण है। मिश्र जी का प्रयत्न सर्वथा सराहनीय है। उनका यह प्रस्तुत नाटक कलागत प्रौढ़ता और विवेक का द्योतक है। संभव है कि विशेष छानबीन करने के पर किंचित दोष भी देख पड़े, लेकिन इसके लिए एको ही दोषो गुणा सन्निपाते निमज्जितोन्दुः किरणो शिविवांकः, और इसलिए उनकी रचनाएं आदरणीय हैं। नाटक साहित्य में वह युग परिवर्तन करना चाहते हैं, एतदर्थ हम उनका स्वागत करते हैं।
और आशा करते हैं कि हिंदी संसार में उनकी कृतियों का आदर करेगा, उनके उत्साह को बढ़ाकर उनको अपने आदर्श की प्राप्ति में और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में सहायता देगा। राम प्रसाद त्रिपाठी, 20 अप्रैल 1934, प्रयाग विश्वविद्यालय। तो यह प्रयाग विश्वविद्यालय के राम प्रसाद त्रिपाठी DSc थे और इन्होंने यह भूमिका लिखी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर भूमिका को शॉर्ट में समझते हैं तो इन्होंने समझाया है कि किस तरह से हिंदी नाटक जो था पहले भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु युग में किस तरह से वह अंग्रेजी के ढंग पर चलता चला आ रहा था और केवल मनोरंजन प्रधान था। और अंत में जब इब्सन और बर्नार्ड शॉ वगैरह आए, इन लोगों ने यूरोप में, इंग्लैंड में, रूस में और इन सब जगहों पे एक नए प्रकार का जो नाटक है वो लिखे जाने लगे, समस्या नाटक। इनमें इन लोगों का कहना था, इन नाटककारों का कहना था कि केवल मनोरंजन प्रधान चीज़ें ना लिखी जाएं, जैसे मैथिली शोरगुप्त ने कहा है कि केवल मनोरंजन ना कवि का मर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने जो समस्याएं हमारे समाज में चल रही थी, जो समस्याओं से हमारा समाज घिरा था, पीड़ित था, उन समस्याओं पर इन लोगों ने नाटक लिखना स्टार्ट कर दिया। नाटक एक ऐसी विधा थी जो रंगमंच पर खेली जाती थी। प्रारंभ में ये जितने भी रचनाकार थे, इनको अपने नाटकों के लिए रंगमंच नहीं मिला, और जैसे कि प्रारंभ में नहीं मिला, बाद में इसका विस्तार होता गया, लोगों को समझ में आने लगा और फिर बाद में समस्या प्रधान नाटक लिखे जाने लगे और रंगमंच पर खेले भी जाने लगे। और फिर यही नाटक, इन्हीं नाटककारों के बेस पर हमारे यहाँ के कुछ नाटककारों ने समस्या प्रधान नाटक लिखना प्रारंभ किया, जिनमें से लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम सर्वोपरि है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस प्रकार के जो नाटक लिखे हैं, उसमें जिन्होंने ये भूमिका लिखी है, राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने, इन्होंने बताया कि प्रारंभ में जो लक्ष्मी नारायण मिश्र थे, उन्होंने भी किस तरह से बहुत ही अनावश्यक चीज़ों को, जैसे मुक्तिपथ जो नाटक था उसमें शामिल किया, और सिंदूर की होली आते आते इनकी भी जो शैली थी वो सुगमफित हुई और बहुत ज़्यादा सटीकता से ये भी लिखने लगे। और इसी नाटक में इन्होंने बताया कि किस तरह से जो भारतीय समाज है उसने भी समस्या परक जो नाटक हैं उनको तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया था। तो आइए, आई होप कि आपको समझ में आई होगी भूमिका। और अब हम चलते हैं सिंदूर की होली नाटक पर। देखिए, जो मेरे वीडियोस होते हैं, मैं अगर उसमें पाठ पढ़ाती हूँ तो पूरा पढ़ाती हूँ, तो आपको थोड़ी देर लगेगी, लेकिन अगर आप पढ़ोगे, एक बार आपको कम से कम अपने जो भी पाठ्यक्रम है उसमें जो भी पाठ दिया हुआ है, अर्थात जो भी नाटक, उपन्यास या कहानियाँ लगी हुई हैं, उनको एक बार आपको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाद में आप शॉर्ट वीडियो देखिए और उसमें से समझिए, लेकिन एक बार आपको पूरा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जो पढ़ती हूँ, आप उसको ढंग से कहीं एक जगह बैठ के सुन लीजिए। हर दिन अगर 10 मिनट निकालेंगे या 5 दिन में, आप सोच लीजिए कि हमें ये 5 दिन तक सुनना है या हमें 5-6 बार करके सुन लेना है, एक ही दिन में 2 वीडियोस देखनी है, तो इस तरह से आप सुन सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम। और जो गृहिणी हैं, जैसे कि कोई काम कर रही हैं, वो अपना ब्लूटूथ हेडफोन लगा के ऐसा कोई कार्य कर रही हैं जिसमें केवल शारीरिक कार्य, शारीरिक जो श्रम है वो लग रहा है, मानसिक श्रम नहीं लग रहा है, तो उसमें वो सुन सकती हैं पूरा लेकिन जो मन है वो अपना पूरा उसी पर केंद्रित करके। चलिए चलते हैं हम अपने नाटक सिंदूर की होली पर। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है और इसमें 3 अंक हैं। यह नाटक 12 घंटों में का है, बस 12 घंटे इसमें हैं। यह एक एकांकी की तरह है, लेकिन इसे एकांकी से थोड़ा अधिक बड़ा है, इसलिए हम इसे नाटक की संज्ञा देते हैं।
और इसमें जो पात्र हैं उन पर यदि हम चर्चा करें तो जो मुख्य पात्र है मुरारी लाल डिप्टी कमिश्नर है, उसका मुंशी है माहिर अली। मुरारी लाल 40 वर्ष का है और माहिर अली मुंशी है उसका। ठीक है। मुरारी लाल की पुत्री है चंद्रकला जो 20 वर्ष की है। उसकी एक सहेली है मनोरमा जो 2 वर्ष छोटी है चंद्रकला से। ठीक है। और जो कि विधवा है। अब माहिर अली मुरारी लाल एक लड़के को, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था जिसके कारण अपलोड करने में समस्याएं आ रही थीं, इसलिए मैंने इस वीडियो के 3 से 4 भाग कर दिए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा या फिर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आराम से पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर मेरा यह प्रयास और मेरी यह मेहनत आपको लगता है कि आपके लिए हितकारी है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। सिंदूर की होली।